Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम एवरीवन। आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस न्यू जर्नी की। आज हम बात करने वाले हैं SSC ST 03 BK इंग्लिश के सेक्शन पे। बेसिकली आज हम इस स्पीड टेस्ट के इंग्लिश के सेक्शन पे बात करेंगे। मींस आज के इस सेशन में हम इसके क्वेश्चन नंबर 76 से क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। आपके स्पीड टेस्ट में वो क्वेश्चंस रखे जाते हैं जो अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को, उन्हीं वर्ड्स को आपके लिए रखा जाता है जो अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड बनने वाले हैं आपके लिए। तो जब भी आप स्पीड टेस्ट करें तो आपको एक फोकस हमेशा रखना है कि जो आप स्पीड टेस्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक कोई भी वर्ड है, कोई भी ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसे तुरंत ही आप राइट डाउन भी करते चले, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट प्रीवियसली आ चुका है या अपकमिंग एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। तो अपकमिंग एग्जाम में एज इट इज कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहले आप सभी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, और कोई भी कॉन्सेप्ट वर्ड आपको नया दिखे तो उसे तुरंत आप राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चल शुरुआत कर देते हैं। आपके प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए ST वाइज। जैसे ST 03 बी इंग्लिश की ST है तो आपने इंग्लिश का सेक्शन लिखा और उसके नीचे आपने अपने प्रॉपर नोट्स बना लिए। यही सही तरीका है सिलेक्शन का। इवन आप अगर कोई भी ST खुद भी सॉल्व करते हैं तो उस ST से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। चल शुरुआत कर देते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस गिवन सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको क्या बताना है इस स्ट्रक्चर में ग्रामेटिकल एरर क्या है। ये एक स्ट्रक्चर है आपका, ये स्ट्रक्चर है आपका। इसको अलग अलग 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4। अब आपको क्या बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से सोनी टेक हर डॉटर टू दी पार्क इन द इवनिंग इन अ स्ट्रॉलर। अब यहाँ से अगर हम देखें, सोनी की बात हो रही है कि वो पार्क जाती है इवनिंग में, एक स्ट्रॉलर में अपनी डॉटर को पार्क में लेके जाती है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बीमारी है इसमें, देखिए जरा। सबसे पहले ये समझिए कि सोनी क्या है। सोनी एक पर्सन का नाम है और ये क्या है, सिंगुलर है। सोनी क्या है, सिंगुलर है। और अगर सोनी सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए। अब यहाँ पे टेक को हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, टेक्स से। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट आप सबने पढ़ा होगा, ही के साथ गोज और दे के साथ गो। ही के साथ गोज क्यों लगाते हैं, क्योंकि ही सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, इसलिए हम गोज का यूज करते हैं। लेकिन दे के साथ हम गो का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि दे प्लूरल है और इसके साथ आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, अब इस बेस पे अगर हम देखें तो हमें अच्छे से समझ आ रहा है कि टेक की जगह टेक्स होगा, क्योंकि सोनी सिंगुलर है और सोनी के अकॉर्डिंग आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। इस बेस पे अगर हम देखें तो आंसर हमारा 100% थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर जाने वाला है, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं बिल्कुल उनका 100% करेक्ट जा रहा है आंसर। चल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सबसे पहला वर्ड है अनप्रेटेंशियस, सेकंड वर्ड है हमारा एक्सीलेंस, रिकरेंट और डायलेमा। अगर आप ध्यान से देखें, अनप्रेटेंशियस
एस की जगह टी आ जाएगा यहाँ पे, अनप्रेटेंशियस। अनप्रेटेंशियस, अनप्रेटेंशियस वर्ड का मतलब होता है, प्रेटेंशियस का मतलब होता है आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण, चकाचौंध से भरा हुआ, कुछ ऐसे प्रेटेंशियस को हम रिलेट कर सकते हैं। अनप्रेटेंशियस का मतलब हो गया आडंबर रहित, मतलब जहां किसी तरह का कोई आडंबर नहीं है, दैट इज कॉल्ड अनप्रेटेंशियस, सीधा साधा आडंबर रहित, कुछ ऐसे। एक्सेलेंस सही है। रिकरेंट की अगर हम बात करें तो पुनरावृत्ति से रिलेट कर सकते हैं, बार बार होने वाला। डेलेमा दुविधा हो गया, ठीक है। ये सारे वर्ड सही हैं। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है आपका वो है फर्स्ट पार्ट, तो आपका 100% करेक्ट आंसर भी फर्स्ट पार्ट ही जाने वाला। और जो भी फर्स्ट पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बाउंड्री लाइन के बिल्कुल बाहर जा रही है। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब यहाँ पे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट आपको दिया है, इसके लिए वन वर्ड आपको चाहिए। अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स, स्पेशली इविल वंस, आर यूज्ड टू मेक थिंग्स हैपन। मतलब एक तरह का ऐसा मैजिक जिसमें इविल स्पिरिट्स को बुलाया जाता है, उनसे काम कराया जाता है, एक तरह से जादू टोना। तो केमिस्ट्री तो होगा नहीं, मिमिक्री तो कॉपी से रिलेट करेगा, ये भी नहीं होगा। एल्केमी रसायन विद्या है। अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर से एमए किया होगा तो वहाँ पे एक टॉपिक आपका रहा होगा एल्केमिस्ट, द एल्केमिस्ट आपने पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि लैब में लोग क्या करते हैं कि लोहे को सोना बनाने की कोशिश करते हैं केमिकल्स के बेस पे। तो एल्केमी उसी तरह की चीज़ है, लाइक केमिकल रिएक्शंस के थ्रू धातुओं में चेंज लाना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं एल्केमी को। सोसरी, सोसरी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है जादू टोना। सोसरी क्या हो गया? जादू टोना हो गया। एक्चुअल आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है, थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। नाउ एक फिलर का क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें आपको अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है। We must not take the future for granted, rather we should enjoy the dash joys of our humdrum lives। मतलब हमें अपने फ्यूचर को पहले से ही नहीं ग्रांटेड रखना चाहिए, लाइक हम फ्यूचर में ही फंसे रहते हैं, अक्सर ऐसा होता है। rather we should enjoy everyday joys of our humdrum lives। हमड्रम को अगर हम रिलेट करें तो हमड्रम का मतलब होता है नीरस। लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो लाइफ चल रही है प्रेजेंट की, उसमें खुश रहने की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब यहां से हमारा जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है, उन सारे एस्पिरेंट्स का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको एक पैसेज मिल रहा है, लाइक ये आपका क्लोज टेस्ट। अगर हम डायरेक्शन देखें, इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। इस पैसेज से कुछ वर्ड्स को क्या किया गया है? डिलीट किया गया है। फिल द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन। जो भी अल्टरनेटिव्स आपको गिवन है, आगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से इन ब्लैंक को हमें फिल करना है पर्टिकुलर वर्ड से।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ब्लैंक, हर ब्लैंक के लिए आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पिक करना है। One of the reasons we fail to talk convincingly about climate change is that we present it as something out there. हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज़्यादा ठोस रूप से बात क्यों नहीं कर पाते या असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है वो कुछ बाहरी चीज़ है। क्लाइमेट चेंज हमें क्या लगता है? कुछ बाहरी चीज़ है, कुछ बहुत बड़े अलग ही एफर्ट की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज के लिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। छोटे छोटे चेंजेस भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हमारे छोटे छोटे लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे बदलाव भी एक बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर छोटे छोटे बदलाव सभी करते हैं तो वो एक बड़े रिजल्ट के रूप में सामने आएगा। अगर ज़्यादातर लोग ऐसी व्हीकल्स का यूज़ करें जहाँ पे फ्यूल का कंजम्पशन ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स का यूज़ करें या साइकिल्स का यूज़ करें, तो इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो पोल्यूशन की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो सकेगी। तो अगर एक पर्सन करता है और उसी के साथ ही साथ काफ़ी लोग करते हैं तो इसका एक अलग बेनिफिट मिलता है। ठीक है, सो अब यहाँ से अगर हम देखें, we dash to make it clear dash it's linked to dash daily decisions such as walking dash driving and not talk about it dash of abstractions। अब सबसे पहली चीज हमें देखिए, वॉकिंग यहाँ पे आपको गिवन है, वॉकिंग डैश ड्राइविंग। अगर आप ड्राइव करके एक जगह से दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं और वॉक करके जा रहे हैं, सपोज 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अब 2 किलोमीटर्स आप ड्राइव करके जा रहे हैं या वॉक करके जा रहे हैं? सबसे पहली चीज टाइम। वॉक करने में आपका टाइम ज्यादा जाएगा लेकिन ड्राइव करने में टाइम कम जाएगा। लेकिन इसी के साथ आपकी फिजिकल फिटनेस बढ़ने वाली है जब आप वॉक करेंगे, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जो फ्यूल आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो कंजम्पशन कर रहे हैं फ्यूल का, वो नहीं होगा। मतलब फिनेंशियली जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं फ्यूल के ऊपर, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 ये हो गया। थर्ड, जो पोल्यूशन आप करने वाले थे, अब आप वो पोल्यूशन आपसे नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 हो गया। ठीक है, सो अब यहां से अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसके अगेंस्ट में अगर हमें एक्शन लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई बाहरी फैक्टर है और अगर हमें डिसीजन लेने हैं तो बाहरी रूप से उसे देखना है। हमें, अगर हम अपनी रेगुलर लाइफ में कुछ बदलावों को लेके आते हैं तो हम क्लाइमेट चेंज से फाइट कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन इस चीज़ में दे सकते हैं। आई थिंक पैसेज तो समझ आ गया आप सभी को क्या कहना चाहता था। डन, चलिए। One of the reasons we fail to talk convincingly about climate change is that we present it as something out there. ठीक है, we dash to make it clear we need, use, keep और no। यहाँ पे सीधे सीधे आप need का यूज कर देंगे। we need to make it clear dash। अब नीड अगर आ गया हमारा तो बाकी का ऑप्शंस यूज, नो, कीप, ये सारे ही एलिमिनेट हो गए, इसका कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, हाँ, सो वी नीड टू मेक इट क्लियर, डैश इट्स लिंक्ड टू डैश डेली डिसीजंस। इस लिंक
to make it clear dash, so if then that। अगर आप ध्यान से देखें that से हम स्ट्रक्चर को आगे कोरिलेट कर सकते हैं। make it clear that it's linked to dash daily decisions। दैट से हमने स्ट्रक्चर को जोड़ा तो हमारा जो एक्चुअल आंसर गया दैट इज डी पार्ट। 81 के लिए हमारा डी पार्ट आंसर चला गया। 82 की अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारा आंसर? इट्स लिंक्ड टू डैश डेली डिसीजंस। लिंक टू डैश डेली डिसीजंस, हमारे ही डेली डिसीजंस से ये लिंक है। तो यहाँ पे देयर, मच, दोज ये सब नहीं होगा। आर का यूज हम कर सकते हैं। इट्स लिंक टू आर डेली डिसीजंस सच एज वॉकिंग डैश ड्राइविंग, सच एज वॉकिंग डैश ड्राइविंग। अब वॉकिंग, नेवर ड्राइविंग, ऑल्सो ड्राइविंग, बिफोर ड्राइविंग और ड्राइविंग। सो यहाँ पे अगर आप देखें वॉकिंग और ड्राइविंग दो कंडीशंस हैं। जिस तरह की हम चॉइस करते हैं उसी तरह के हमें रिजल्ट मिलते हैं। जिस तरह की हमारी चॉइस होती है उसी तरह के हमें एज वेल एज पूरे एटमॉस्फेयर को रिजल्ट्स मिलते हैं उसके। भाई अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन हम सबका है। किसी ना किसी हद तक हम सबका कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो अगर हमें इसे रिड्यूस करना है तो उसमें भी तो सभी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, सीधी सी बात। आगे, एंड नॉट टॉक अबाउट इट इन डैश ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, वर्ड्स, थिंग्स, वॉइसेस, टर्म्स। हम सीधे सीधे इसको टर्म्स से रिलेट कर सकते हैं, टर्म्स से रिलेट कर सकते हैं। एंड नॉट टॉक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ अब्स्ट्रैक्शंस, वर्ड्स, थिंग्स, वॉइसेस का कोई चांस नहीं है। आंसर आपका बी पार्ट जाएगा। सेकेंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं, बी पार्ट पिक कर रहे हैं, सभी का 100% करेक्ट आंसर जा रहा है। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है। 85, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि आपको एक पर्टिकुलर वर्ड देना है इस पर्टिकुलर लाइन के लिए, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपका क्वेश्चन है। A deep fissure, fissure means दरार होता है वैसे, in the earth surface, like एक खाई हो गई, जो ये गहरी दरार हो गई अर्थ की सरफेस में, उसको क्या बोलेंगे? वॉल्केनो तो ज्वालामुखी हो गया, अर्थक्वेक भूकंप हो गया। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो हो नहीं सकते, ठीक है। ट्रेमर की बात करें तो इसका मतलब होता है कंपन। कंपन, जैसे अर्थक्वेक के पहले क्या ट्रेमर आता है, कंपन होता है अर्थक्वेक के दौरान, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब यहां से अगर हम देखें चाज्म, चाज्म वर्ड बिल्कुल करेक्ट जाएगा। इसका मतलब हो गया दरार या गहरी खाई। दरार या गहरी खाई से रिलेट कर सकते हैं चाज्म को। एक्चुअल आंसर हमारा सेकेंड पार्ट जाएगा। सेकेंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी सेकेंड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट है वो एस्पिरेंट्स। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। हैव यू गॉट कंफर्मेशन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डोनेशन। अब यहाँ पे हैव यू गॉट कंफर्मेशन ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द डोनेशन, इस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है अगर जरूरत है तो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस।
इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। देखो सबसे पहली चीज तो क्या है कि आपको अंडरलाइंड पार्ट को क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है स्ट्रक्चर सही है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, सो आप जाएंगे किस ऑप्शन पे, नो इम्प्रूवमेंट वाले ऑप्शन पे आप फिर जाने वाले हैं, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें हैव यू गॉट कंफर्मेशन, तो यू के साथ हैज तो आएगा नहीं, डिड का भी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है कि ये स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट ही है, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है और वो है भी। हैव यू गेट, हैव के साथ V3 ही आना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो बाकी के तीनों ऑप्शंस हैं रॉन्ग, मीन्स जो लिखा है वो सबसे अप्रोप्रिएट है, वही सही है स्ट्रक्चर, बाकी गलत है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज बी पार्ट, मीन्स नो इम्प्रूवमेंट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और अगर आप इसे पिक कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं अपने पॉइंट पे, वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे फिलर का एक क्वेश्चन है, अ लिटरेचर फेस्टिवल ऑन द बीच with waves crashing on the beach, the Kerala Literature Festival, यहाँ पे केरला लिटरेचर फेस्टिवल की बात हो रही है, got dash in Kozhikode with a range of panel discussion in English and Malayalam। तो यहाँ पे केरला इंग्लिश फेस्टिवल की बात हो रही है, got dash। अब यहाँ पे वे वर्ड का यूज कर सकते हैं, वे वर्ड का मतलब वैसे तो जिद्दी होता है, यहाँ पे क्या है कि एक पर्टिकुलर क्योंकि प्राइज दिया जा रहा है या फिर एक चीज़ की एक्सीलेंस को बताया जा रहा है, तो कई डिस्कशन के बाद एक चीज़ को क्या किया गया, एक चीज़ पे स्टिक हुआ गया, कुछ ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि अवे को अलग करने से रिलेट कर सकते हैं, अपार्ट भी अलग करने से ही रिलेट कर सकते हैं, अंडर वे की अगर हम बात करें तो जारी से रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है हमारा थर्ड पार्ट, और जो भी थर्ड पिक कर रहा है 100% करेक्ट है एस्पिरेंट्स। चलिए, नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको वो ऑप्शन देखना है जो इसका पैसिव फॉर्म है, मतलब ये स्ट्रक्चर एक्टिव में लिखा है। This book explores the secret of leading a long and meaningful life। ये स्ट्रक्चर है। अच्छा, दिस बुक ये सब्जेक्ट हो गया, एक्सप्लोर्स वर्ब हो गया, द सीक्रेट ऑफ लीडिंग लॉन्ग एंड मीनिंगफुल लाइफ ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव कैसे बनता है, कैसे बनता है, इज एम आर के साथ V3 का यूज करते हैं। तो वॉज वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, हैव वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, हैड वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बच रहा है दैट इज ए पार्ट, और यही हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा। द सीक्रेट ऑफ लीडिंग लॉन्ग एंड मीनिंगफुल लाइफ ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट बना, इज एक्सप्लोर्ड इन दिस बुक। सीधे सीधे ऑप्शंस पे चलेगा। जब भी आप एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हो, वन थिंग यू शुड कीप इन योर माइंड दैट आप ऑप्शंस को देखिए। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने जैसे ही देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसके पैसिव में जब हम जाएंगे तो इज एम आर के साथ V3 का यूज करना चाहिए। जैसे ही हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया तो बाकी के ऑप्शंस तो हमारे एज इट इज एलिमिनेट हो गए, बाकी के ऑप्शंस तो हमारे एज इट इज क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, और जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन था वो हमारे सामने आ गया। समझ गए ना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं, डन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आपको इस केस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या एक्टिव से पैसिव नहीं बनाना, आप ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। जो नहीं हो सकता उसे देख लीजिए, जो हो सकता है वो आपके सामने आ जाएगा। चल आगे बढ़ जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मोटिव, मोटिव वर्ड का आपको सिनोनिम देना है। वो कुछ लोग मोटिव से इसे कंफ्यूज कर लेते हैं और पर्पस को रिलेट कर देते हैं एग्जाम में। ऐसा होता है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, और स्पीड टेस्ट में भी मैं देख रहा था ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर पिक किया है थर्ड पार्ट, पर्पस पिक किया, जो कि 100% गलत है। मोटिव का मतलब बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। मोटिव का मतलब होता है नमूना। किसी भी चीज का नमूना या बेसिक जो डिजाइन है, दैट इज कॉल्ड मोटिव। ठीक है, तो नमूने को आप सीधे सीधे डिजाइन से रिलेट कर सकते हैं। अब रीजन, पर्पस, क्रिएशन, इनका तो कोई चांस ही नहीं है, ये सब तो खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया एज इट इज। और सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका डिजाइन ही जाएगा नमूने के लिए, मतलब किसी भी चीज का जो नमूना है या जो बेसिक डिजाइन है उससे रिलेट कर रहा है मोटिव। ठीक है, तो एक्चुअल आंसर आपका क्या जाने वाला है? एक्चुअल आंसर आपका ए पार्ट जाने वाला है। फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाता है। Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. Have you heard the news that Hema is looking for greener pasture? मतलब to look for greener pasture. इस idiom का आपको मीनिंग बताना है। अगर लुक फॉर का मतलब तलाश करना होता है, ग्रीनर पास्चर मतलब और ज्यादा हरा भरा जो चारागाह है उसकी बात हो रही है। एक्चुअल में हेमा ऐसा तो पर्सन की बात हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं हरे भरे चारागाह को तलाश कर रही है, मतलब इसका कुछ मीनिंग कुछ और है। अब यहाँ पे कोई पर्सन जो नई करियर अपॉर्चुनिटीज को क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, उसको हम रिलेट कर सकते हैं लुक फॉर ग्रीनर पास्चर्स। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। सो जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं उनका आंसर 100% करेक्ट है। हैज बीन ट्रांसफर्ड, वॉज फीलिंग रिजेक्टेड, हैज बीन फायर्ड, ये सब गलत हो जाएगा। आंसर थर्ड पार्ट जाएगा, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड है एक्सपुंज। नाउ आपको एक्सपुंज वर्ड का एंटोनिम बताना है। हमेशा याद रखो, डायरेक्शन को जरूर देख लो। अक्सर ऐसा होता है कि आपसे एंटोनिम पूछा जाता है और आप सिनोनिम बता देते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में यही रहता है कि ये वर्ड पूछा गया, इसका सिनोनिम ढूंढना है। तो पहले ऊपर देख लीजिए कि एक्चुअल में जो वर्ड है क्या पूछा गया उससे रिलेटेड, सिनोनिम या एंटोनिम, उसके बाद ही आंसर करिए। तो अब आपको जो भी इस वर्ड का मोस्ट अपोजिट मीनिंग रखता है वर्ड, वो बताना होगा। अगर मैं बेसिकली एक्सपुंज वर्ड की बात करूं तो एक्सपुंज वर्ड का मतलब होता है निकाल देना, अलग कर देना, निकाल देना। तोड़ने के सेंस में भी एक्सपुंज का यूज करते हैं। निकाल देना एक्सपंज हुआ, तो जोड़ना, सम्मिलित करना, उसके लिए क्या यूज करेंगे? इंसर्ट। जोड़ना या सम्मिलित करना, उसके लिए क्या यूज करेंगे? इंसर्ट। रिमूव, डिप्लीट का मतलब होता है क्षय होना किसी भी चीज का, कमी आना, क्षय होना, कम कर देना किसी चीज को। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थकना। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा एक्सपंज के लिए, दैट इज व्हाट? इंसर्ट। इंसर्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का आंसर 100% करेक्ट। आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा रीअरेंजमेंट से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है,
इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर को अरेंज करना है। तो ए बी सी डी हमें देखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है उसके बाद कोरिलेट करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी सी और बी, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को तलाश लें और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट तक चलें तो हमारा आंसर 100% हमें मिल जाएगा, मतलब पूरा अरेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो श्योर है कि अगर मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करूं इस स्ट्रक्चर के, तो वो बी वाला ही है। A teenager has just passed his driving test and was eager to drive his father's car. ठीक है, अब एक टीनेजर जो था उसने अभी अभी पास किया है ड्राइविंग टेस्ट और वो बिल्कुल उत्सुक है, ईगर है। किस चीज के लिए? अपने फादर की कार को ड्राइव करने के लिए ईगर है वो बच्चा। बी के बाद हम चले जाएंगे डी की ओर। हिज फादर अग्रीड, फिर सी, he asked his son to drop him at a place that was some 18 miles from home before he took the car servicing. Fourth, the father then wanted his son to pick him up at 4 in the afternoon so that they could go home together. सीधे सीधे हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है, बी डी सी ए, मतलब बच्चे ने ड्राइविंग टेस्ट पास किया, अब उसे चाहिए फादर की कार चलाने के लिए, फादर भी एग्री हो गए। तो फादर ने कहा तुम मेरे साथ ही चलो और मेरे साथ ही वापस आना। मतलब फादर भी चाहते हैं कि नज़र रखी जाए, अभी फिलहाल बच्चा कहीं कुछ गलती ना करे, उसके लिए नज़र रखना ज़रूरी है। ठीक है, और ये अच्छा भी है। बी डी सी ए, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर जा रहा है, ए वाला पार्ट। और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट, वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं। सो अब एक इडियम है, कीप अ स्टिफ अपर लिप। आशुतोष kept a stiff upper lip even when he was reprimanded in the presence of clients। मतलब आशुतोष ने क्या किया, he just kept a stiff upper lip, यद्यपि even when, जबकि he was reprimanded, reprimand का मतलब होता है डांटना, फटकारना, किसी को उसे फटकारा गया या अपमानित किया गया, in the presence of client, क्लाइंट की प्रेजेंस में उसे फटकारा गया, कुछ ऐसा। उसके बाद भी उसने क्या किया, kept a stiff upper lip। स्ट्रक्चर को देख के हमें समझ आ रहा है कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या जाएगा, जैसे कोई बंदा पेशेंस है, किसी में धैर्य है काफी, तो रिमेन्ड एक्सप्रेशनलेस, उस पॉइंट पे भी वो क्या रहा, एक्सप्रेशनलेस रहा, उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। He just kept a stiff upper lip when he was reprimanded in the presence of clients। एक्चुअल आंसर आपका ए पार्ट जाएगा, ए पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। और जो भी ए पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी की बॉल बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, रिक्वायरमेंट, एग्जिट। अब एक्चेंज और स्क्वायरल, देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की अगर हम यहां से बात करें, सो एक्वेंटेंस को हम रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब होता है, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित या ज्ञान से आप एक्वेंटेंस को रिलेट कर सकते हैं। अब अदर वर्ड्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट, सी नहीं जाएगा यहाँ पे, इट शुड बी
रिक्वायरमेंट, इट शुड बी रिक्वायरमेंट। अब अगर मैं बात करूं अगले वर्ड की, एक्सक्यूजिट, एक्सक्यूजिट को अगर हम रिलेट करें तो यहाँ पे अगर हम देखें SITE होना चाहिए, मतलब EXQUISITE। एक्सक्यूटिव मीन्स शानदार हो गया, शानदार से रिलेट कर दिया हमने। अगर हम बात करें स्क्वायरल की, SQUIRREL, स्क्वायरल कुछ ऐसा जाएगा, SQUIRREL, स्क्वायरल जाएगा कुछ ऐसा। आंसर हमारा हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, एक्वेंशियंस बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, तो आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाने वाला है। स्क्वायरल मीन्स गिलहरी होता है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहा 100% करेक्ट है वो सारे एस्पिरेंट्स। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब आपको वो स्ट्रक्चर बताना है जिसमें ग्रामेटिकल एरर है। The wedding reception will be hosted in Mumbai at a late date. अब आपको ये बताना है कि क्या बीमारी है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में। जैसे मैंने डेट की बात की, ध्यान देना, जैसे ही मैंने डेट को रिलेट किया, इन दैट द पर्टिकुलर केस वी नीड टू यूज ऑन। The wedding reception will be hosted in Mumbai on a late date. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा, यस और नो, तभी तो स्ट्रक्चर करेक्ट होगा ना। तो डेट को हमने रिलेट किया, तो इसके पहले हम एट नहीं बल्कि ऑन का यूज करने वाले हैं, और इस बेस पे हमारा जो आंसर जाने वाला है दैट वुड बी थर्ड पार्ट। एट को रिप्लेस करके वहां पे हम ऑन का यूज करेंगे, तब ये स्ट्रक्चर 100% करेक्ट होगा। सो आंसर हमारा थर्ड पार्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चाहिए जो सब्स्टिट्यूट कर सके इस गिवन स्ट्रक्चर को, अंडरलाइंड स्ट्रक्चर को। If there is no need to substitute it, select no improvement. अगर आपको लग रहा है कि जो स्ट्रक्चर गिवन है वो सही है और उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट जाने वाला है। The book's page seemed to have been torn by someone. The book's page seemed to have been torn by someone. अब यहाँ पे बुक के पेज की बात हो रही है, बुक के पेज की बात हो रही है, और अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बुक्स पेज से ही रिलेट करूं, ठीक है, वैसे तो ये द पेज ऑफ बुक होना चाहिए इन जनरल अगर हम देखें, लेकिन आगे क्या दिया है, हैव बीन, तो इससे हमें ये पता चल रहा है स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट में ही रहने वाला है। वॉज वाला ऑप्शन गलत हो गया, हैज सीन वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। अब द बुक्स पेज, देखो अब यहाँ पे बुक्स पेज भी सही नहीं है, आई एम नॉट सेइंग कि वो सही है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, बुक्स पेज क्या है, सिंगुलर है, और प्रेजेंट में अगर स्ट्रक्चर को ले जाना चाहते हो तो उस बेस पे आंसर क्या जाएगा, ए पार्ट। द बुक्स पेज सीम्स, देखो ये सिंगुलर था, बुक्स पेज क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, ये जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है।
और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सीम्स जाएगा और हमारा आंसर जाने वाला है क्या, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर बनने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखो इनडायरेक्ट फॉर्म में ये स्ट्रक्चर दिया है और आपको डायरेक्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर बताना है। Explaining her work, she said that she made films for posterity to remember. सबसे पहले ये समझिए कि posterity का मतलब होता है भावी पीढ़ी। भावी पीढ़ी, भावी पीढ़ी मतलब जो आने वाली पीढ़ी है उसकी बात हो रही है, ठीक है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। अब यहां से अगर हम देखें इसका डायरेक्ट फॉर्म क्या होगा। एक्सप्लेनिंग हर वर्क सभी में दिया है, सही है। शी सैड, उसने कहा। देखो पास्ट में स्ट्रक्चर जा रहा है मतलब प्रेजेंट में रहा होगा ना। शी सैड आई मेक फिल्म्स फॉर पोस्टरिटी टू रिमेंबर, कुछ ऐसा। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है दैट इज डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और जो भी डी पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट। चल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। अब देखिए एक वर्ड दिया है आपको, एपेक्स। एपेक्स जैसे एक पहाड़ की चोटी है तो जो सबसे उच्चतम स्तर है वो क्या है, एपेक्स है। इसको हम जेनिथ से भी रिलेट करते हैं, पिनेकल। पिनेकल का मतलब भी सर्वोच्च बिंदु या शिखर होता है। तो अगर सेनोनिम पूछता तो डी पार्ट आ जाता, लेकिन यहां पूछा गया है क्या, एंटोनिम। एसेट, फोर्स, पिनेकल ये सारे गलत हो जाएंगे, तो ये जो है ये पार्ट जो है ये बेस हो जाएगा, निम्नतम स्तर। एक और वर्ड आता है नैडिर, NADIR। नैडिर का मतलब भी कहीं ना कहीं बेस ही होता है, निम्नतम स्तर ही होता है किसी चीज का, उसी से नैडिर को रिलेट करते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका आंसर थर्ड पार्ट ही जाने वाला है, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं 100% करेक्ट जा रहा है। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्यूरी। एक्यूरी वर्ड का हमें क्या चाहिए, सिनोनिम चाहिए। एक्यूरी वर्ड का हमें सिनोनिम चाहिए। देखिए जरा, सबसे पहले एक्यूरी का मतलब होता क्या है। एक्यूरी का मतलब होता है इकट्ठा करना। एक्यूरी का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। अब रेंज, वैरायटी, स्प्रेड, फैलाना हो गया, हमें सिनोनिम चाहिए। तो एक्यूरी के लिए हम सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कलेक्ट की ओर जा सकते हैं, और यही हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा। थर्ड पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का आंसर 100% करेक्ट जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है हमारे सामने, रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। एक बार स्ट्रक्चर को देखिए, ऑब्जर्व करिए, और उसके बाद हम चलते हैं इसके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर। सबसे पहले अगर हम देखें पहला स्टेटमेंट क्या होगा, इन रियलिटी हाउएवर, फर्स्ट नहीं हो सकता, बट वी फाइंड, फर्स्ट नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजिकली वी लिव इन अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, हो सकता है। अनदर पैराडॉक्स, मतलब पहले कोई बात हो चुकी है, नहीं हो सकता पहला। सी वाला फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, इस बेस पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गए, हो ही नहीं सकते। और सी के बाद जैसे हम अगले ऑप्शन पे जाएंगे हमारा आंसर हमारे सामने आ चुका होगा। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो हम रह रहे हैं एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड में, एक ऐसे वर्ल्ड में जहां कोई बॉर्डर्स नहीं है, जहां कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है।
अब यहां से अगर हम देखें सी के बाद हमें जाना है किस स्ट्रक्चर पे, बट सेकंड पे सीधे सीधे बी पे हम जा सकते हैं, बट वी फाइंड दैट इग्नोरेंस लेवल्स आर ग्रोइंग एज वेल बिकॉज, मतलब अज्ञानता का लेवल भी बढ़ रहा है, ये भी हम देख रहे हैं, because the rate at which we are accumulating information is not commensurate with the rate at which our awareness is growing. अब इग्नोरेंस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जितनी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो आनुपातिक नहीं है, इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है विद द रेट एट विच आर अवेयरनेस इज ग्रोइंग। जितनी हमारी अवेयरनेस ग्रो कर रही है उसके बराबर नहीं है जो इंफॉर्मेशन हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। सो अब सी के बाद हम बी पे गए तो आंसर तो हमारा थर्ड आ ही चुका है। एक बार और अदर ऑप्शंस को देख लें, इसके बाद अगले स्ट्रक्चर को देख लें, ए थर्ड। इन रियलिटी हाउएवर वी एग्जिस्ट इन compartments separated by walls of caste, religion and geography. D. Another paradox, paradox का मतलब विडंबना होता है बेसिकली। Another paradox is that we take pride in describing ourselves as a knowledge based society. एक्चुअल आंसर आपका थर्ड पार्ट जाएगा, और जो भी थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है, सभी 100% करेक्ट कर रहे हैं आंसर। वेरी गुड, वेल डन। चल, सो आज का स्पीड टेस्ट यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप आज के स्पीड टेस्ट से आपने काफ़ी नई नई चीज़ें सीखी होंगी, काफ़ी नए नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। बाकी हम डेली मिलते हैं शाम को 6 बजे महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हमारे लाइव सेशन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।